आज मार्केट में एक बड़ा पैनिक देखने को मिला। अपना निफ्टी जो है वो 600 से ज़्यादा पॉइंट का फॉल दिखाया। ठीक है, ये इस 600 पॉइंट से जो ज़्यादा डाउन हुआ ना, इसके वजह से मार्केट में क्या हुआ कि कई सारे स्टॉक जो है इंट्राडे में एक हेवी सेलिंग प्रेशर में आ गए। ठीक है, और यदि आप देखोगे ना एक चीज़, निफ्टी पिछले 2 साल में जो रिटर्न भी दिया है वो ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल रिटर्न है। 2 साल में निफ्टी रिटर्न भी कुछ खास नहीं दिया है। तो क्या ये जो निफ्टी ने आज फॉल किया, बहुत सारे स्टॉक के जो सेलिंग प्रेशर है, इसका वजह क्या था? और यदि आज मार्केट फॉल कर रहा है तो क्या ये क्रैश है? मतलब हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को, इन्वेस्टर का, रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर जितने भी अभी बिगिनर हो, सीख रहे हैं, उनको ये मन में डाउट होगा क्या ये मार्केट क्रैश है, या फिर जो स्टॉक को होल्ड करके रखे हुए जितने भी इन्वेस्टर है उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि यदि ये क्रैश है तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, अब इस क्रैश का देखो बहुत सारा रीजन हो सकता है। जैसे कि अभी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन चल रहा है वो क्या चल रहा है कि अपना जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो वॉर चल रहा है वो एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपने आज देखा होगा न्यूज़ में वहाँ एसिड रेन भी होने लगे हैं। ठीक है, वो उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट जो है वो किस लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल जो है ना, इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, फिर से रूपी अपना वीक हो रहा है। तो बहुत सारा अलग अलग पॉइंट्स है। तो एक बार हम लोग आगे कौन कौन सा फैक्टर इम्पैक्ट कर रहे हैं जो सेलिंग प्रेशर को अपना इंडियन मार्केट में या फिर ग्लोबल मार्केट में, तो उन सारी चीज़ों को एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आने वाला सिचुएशन, आने वाला समय में क्या होने वाला है। हमें स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिलेगा, मतलब लाइक निफ्टी क्या 15,000, 20,000, 25,000 कहाँ तक रहेगा, ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। या जो मार्केट में अभी इन्वेस्ट करके रखे हैं उनको क्या करना चाहिए, जो पैसा लगाना चाहते हैं उन्हें क्या करना है, ये सारा चीज़ को हम लोग एक एक करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि आखिर ये मार्केट जो है हमारा वो क्रैश कर रहा है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमारा सबसे निकल के जो आता है ना, वो क्या आता है, वो आता है मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसका एस्केलेशन। ठीक है, अभी आपने देखा होगा जो ईरान है वो किसके अगेंस्ट मतलब इजराइल और यूएस जो है वो ईरान पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। डेट मीन ईरान और इजराइल और यूएस एक साथ है और ईरान अलग है, तो ये दोनों में वॉर चल रहा है। ये वॉर में क्या हुआ कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर था वो तो पहले मारा गया। ठीक है, उसके बाद ईरान ने क्या किया, अपना एक नया सुप्रीम लीडर को चूज किया है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि यूएस इससे नाखुश है, क्योंकि जो इस बार चूज हुआ है वो भी कुछ ना कुछ मिलता जुलता, जो उसका सुप्रीम लीडर था जो अभी मरा, उससे उनका हैबिट मिलता जुलता, मतलब एक तरह से यूएस जो है इससे भी खुश नहीं है। तो इसीलिए वॉर जो है एस्केलेट होते जा रहा है। और ईरान क्या कर रहा है, ईरान को आपने देखा होगा, ईरान जो है अमेरिका से करीब 11,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो वो अमेरिका तक डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकता, बट ईरान जिस जगह, अपने जगह से जितने भी मिडिल ईस्ट में और कंट्री है ना, ये सारे कंट्री पे जितना भी उनका अमेरिकी बेस है, अमेरिका का जितना बेस है, उन सब पे अटैक कर रहा है। ठीक है, सो डैट कि इससे क्या होगा कि इनका जो वॉर का एक सिनारियो है, मतलब वॉर का एक जो उनका बदला लेने का वो है, वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के क्या हो रहा है कि एस्केलेशन बढ़ रहा है। जो मिडिल ईस्ट में वॉर का एस्केलेशन है, कोई कम नहीं है, सब अपने आप को तेज समझ रहे हैं, सब अपने आप लड़ाई करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे लड़ाई सिर्फ कंट्री तक सीमित नहीं है, ये पूरा लड़ाई जो है ना, ये पूरा लड़ाई आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा मिलता है तो पूरा वर्ल्ड का जो 20% ऑयल है ना, मतलब जो पूरा वर्ल्ड का जो ऑयल का सप्लाई है उसका 20% सप्लाई जो है वो ईरान में एक स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज रास्ते से होके गुजरता है। मतलब जिस रास्ते से ऑयल सप्लाई होता है ना, उसका 20% ऑयल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई होता है, उसके थ्रू होके जाता है पूरा वर्ल्ड में। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से होके जाता है, उससे होके जाता है, उस पर ईरान का कंट्रोल है। इससे क्या हो रहा है, ईरान का कंट्रोल है, तो अब उससे ऑयल जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है, वो अभी क्लोज कर दिया गया, वो रास्ता अभी क्लोज है, वहाँ से कोई भी ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा, किसी भी कंट्री में ऑयल जाएगा नहीं, तो वहाँ पे इम्पैक्ट होगा। ये आगे मैं पॉइंट पे बात करता हूँ कि अपना दूसरा पॉइंट ऑयल के बेसिस पे ही है। तो सबसे पहला जो मुद्दा निकल के आया वो क्या आया कि मिडिल ईस्ट में वॉर का एस्केलेशन चल रहा है। ईरान, इजराइल और यूएस में जो शार्पली टेंशन जो है वो शार्पली इंक्रीज कर रहा है, मतलब बहुत रफ्तार में इंक्रीज कर रहा है। आप न्यूज़ को इसको ट्रैक करना। अब इसके वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसके वजह से ग्लोबल सप्लाई है, ऑयल सप्लाई है, वो डिसरप्ट हो रहा है, और ग्लोबल ट्रेड जो है वो सब डिसरप्ट हो रहा है। आपको पता होगा कि मैक्सिमम ग्लोबल ट्रेड का पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो एयर, ठीक है, या तो ओशियन।
ठीक है। तो ये दोनों मेजर सप्लाई का एक जरिया है। तो अब जो जरिया इसमें सबसे ज़्यादा जो किसी भी काम को ले लो, आप किसी भी कंपनी को ले लो या किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, उसको प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होता है, सप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ऑयल लगता है, ठीक है। बहुत सारी टायर कंपनी है, उसके लिए भी मतलब क्रूड ऑयल का पार्ट्स थिंग्स लगते हैं। तो जितने भी ऑयल से रिलेटेड कंपनियां हैं वो भी इम्पैक्ट होगी, आम जनता भी इम्पैक्ट होगा क्योंकि तेल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये सारा चीज इससे इम्पैक्ट होगा। दैट मीन ग्लोबली जो ट्रेड है ना वो डिसरप्ट होगा। अब ग्लोबली ट्रेड डिसरप्ट होगा इसकी वजह से, तो मार्केट में क्या क्रिएट होगा, मार्केट में अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाएगा। इन्वेस्टर क्या प्रीफर करेंगे उस समय, इन्वेस्टर का प्रेफरेंस ये रहेगा कि वो फिर जो जितना भी रिस्की एसेट है, ठीक है, जितना भी रिस्की एसेट है वहां से अपना पैसा को निकाल के कहाँ डालना शुरू करेंगे, वो सेफ एसेट की तरफ डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में पैसा भी जो है हाई अनसर्टिनिटी की वजह से मूव करना शुरू हो जाएगा वेरी फास्ट। और इन सारी चीज़ों की वजह से, जैसे कि मैंने बताया आपको, टेंशन बढ़ रहा है, फिर ऑयल डिसरप्ट हो रहा है, वॉर का सर्टिनिटी अनसर्टिनिटी मार्केट में बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो ग्लोबल मार्केट है वो डिक्लाइन कर रहा है। क्यों डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि फियर बढ़ गया। किस चीज़ का फियर, तो वॉर का फियर। तो मिडिल ईस्ट में जो वॉर है वो सबसे मेजर बोलते हैं ना, मेजर फैक्टर है अपना अभी ग्लोबली मार्केट में अनसर्टिनिटी बनने की वजह से, अनसर्टिनिटी बनने का कारण है। और जो ग्लोबल मार्केट में है वो पैनिक दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अपना दूसरा जो पॉइंट आता है उसको एक बार देखते हैं कि दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, क्या होता है। तो देखो, इस वॉर के वजह से, मैंने आपको जैसे बताया कि इस वॉर के वजह से सबसे ज़्यादा क्या इम्पैक्ट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ऑयल का प्राइस, ठीक है। ऑयल प्राइस सबसे ज़्यादा हो रहा है, वो स्काई रॉकेट हो रहा है। अब स्काई रॉकेट क्यों हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आपको पता होगा, मिडिल ईस्ट में जो जैसे इधर इजराइल है और इधर ईरान है, इसमें बहुत सारा इधर इधर छोटा छोटा कंट्री है, ठीक है। और इसी रास्ता से यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से ही ऑयल जो है ना निकल के ऐसे आता है, सब पूरा वर्ल्ड को सप्लाई होता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, सब तरफ ऑयल जाता है। तो ये जो स्ट्रीट है ना, इस पे ईरान का कंट्रोल है। तो ये पूरा मतलब मिडिल ईस्ट में ऑयल का तो पूरा काम है ही। तो लड़ाई से क्या हो रहा है कि ऑयल का प्राइस स्काई रॉकेट हो रहा है। अभी आप देखे होगा कुछ दिन पहले, सपोज करो जैसे कि कुछ दिन पहले 80 रुपये बैरल था, सपोज करो तेल 80 रुपये बैरल था, अब वो क्या हो गया 100 रुपये बैरल। अभी आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि अभी रिसेंट में जो आज का न्यूज़ है उसमें सुनने को ऐसा आया कि 125 रुपये तक भी बैरल पहुंच गया है या पार हो चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल 100 रुपये प्रति बैरल, 100 रुपये डॉलर, 100 रुपये मतलब 100 डॉलर प्रति बैरल जो है ना, $100 भी आपका क्रूड ऑयल जो है वो सरपास कर गया, आगे जा चुका है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि देखो, अब अपना इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया पे इम्पैक्ट ये होगा ना कि अपना इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है पूरा वर्ल्ड में। पूरा वर्ल्ड जो है ना जितना ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का मतलब पोजीशन क्या है, तो वो तीसरा है। हमारे पास इतना ऑयल होता नहीं है और हमारे पास पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, हमारे पास ऑयल का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग पूरा वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। इससे क्या होगा कि अभी देखो, अभी हम 80 रुपये बैरल यदि ऑयल लाते हैं, सपोज करो कि मैंने एक बैरल ऑयल लिया $80 प्रति बैरल, $80 प्रति बैरल मैंने ऑयल लिया। अब मुझे क्या है कि $100 प्रति बैरल हमको ऑयल पड़ेगा, मतलब $20 का इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे $20 का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये इंक्रीमेंट कहाँ जाएगा, मतलब हमको खरीदारी ही महंगा पड़ रहा है। तो खरीदारी महंगा पड़ रहा है तो कहाँ जाएगा, वो रिटेल की जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब आम पब्लिक जो यूज़ कर रहा है ऑयल, उस पर महंगाई बढ़ जाएगा, ठीक है। जितनी कंपनियां हैं उस पर भी महंगाई बढ़ जाएगा, लॉजिस्टिक महंगा हो जाएगा, सप्लाई चेन महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट जो क्रूड ऑयल का यूज़ करके बनता है जैसे कॉस्मेटिक हो गया, टायर हो गया, ये सारा चीज़, ये सारे महंगे हो जाएंगे। तो डैट मीन सिर्फ ऑयल का प्राइस बढ़ने से सोच लो कितना सारा चीज़ जो है इम्पैक्ट हो रहा है। और अपना इंडिया जो वो तो इम्पोर्टर है ही, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो अपना यदि ये प्राइस बढ़ता है ना, तो जितना लोगों को इम्पैक्ट नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में, अदर लोगों को, उतना इंडिया में होगा, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। 3rd लार्जेस्ट कंट्री हम लोग ऑयल इंपोर्टर वाले। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगा। मैंने जैसे बताया कि सिर्फ $20 प्रति बैरल, $20 जो है प्रति बैरल बढ़ने से हमें खरीदारी महंगा पड़ेगा तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और ट्रेड हम लोग क्या, फिर किस में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो हम लोग का जो ट्रेड डिफिसिट होता है उसको हम लोग बूस्ट कर चुके होंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सारा चीज़ जब बढ़ने लगेगा और जब तेल महंगा हो जाएगा तो गाड़ी चलाने का
कंजप्शन कम हो जाएगा, या प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, टायर महंगा हो जाएगा तो टायर का कंजप्शन कम, मतलब महंगाई बढ़ेगा तो कंजप्शन तो कम होने शुरू हो जाएंगे। जब कंजप्शन कम होगा तो अपना इकोनॉमिक किस में चला जाएगा, इकोनॉमी जो है वो स्लो होने शुरू हो जाएंगे। इकोनॉमी जब स्लो होना शुरू हो जाएगा तो इकोनॉमिक में स्लो ग्रोथ का रिस्क बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इस ऑयल स्पाइक। ऑयल यदि बढ़ना शुरू हो गया तो इसके वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो स्लो हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अपना ऑयल है ना पूरा वर्ल्ड का, जो मैं बता रहा था 20% जो ऑयल सप्लाई है वो कहाँ से जाता है, किस पाथ से जाता है, तो एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऑयल का सप्लाई है ना, ये मैं इसी का बात कर रहा था। ये जो रास्ता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, यही जो पोजीशन है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा भाई, इसको ये जो है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पर किसका कब्जा है, इस पे कब्जा जो है, ईरान का है। ये ईरान जो दिख रहा है इसका इस पे कब्जा है। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे ईरान है, इस जगह पे इराक है, और इस जगह पे इसराइल का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कंट्री भी है, जैसे कि ये देख लो, अभी आप देखोगे तो कतर है, अबू धाबी है, इस जगह पे दो यूएई है, ओमान है, तो बहुत सारे छोटे छोटे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं यहाँ पे, सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलता है। और जो 20% सप्लाई हो रहा है हमारा ऑयल का, वो इसी पाथ से होके जाता है, इसी पाथ से जो है अलग अलग कंट्री में जाता है। ठीक है, अलग अलग कंट्री में जाता है। अब इसी पे ईरान जो है ना रोक लगा दिया है, जैमिंग करके। रोक कैसे लगाया, तो जैमिंग करके, सिग्नल जैमिंग करके रोक लगाया है। तो उसमें कोई भी शिप उधर से जाता है तो वो उस पर अटैक कर देता है। और अभी दूसरा ईरान क्या कर रहा है, ईरान अमेरिका इस जगह पे, सपोज करो कि अमेरिका जो है, अमेरिका इस जगह पे है, अमेरिका इस जगह पर, यहाँ से यहाँ अमेरिका पहुंच नहीं सकता, तो अमेरिका जितना भी अमेरिका का बेस है ना, ईरान जो है अमेरिका का जितना भी बेस है अगल बगल कंट्री में उसके, उस सब पे अटैक कर रहा, उन सब पे क्या कर रहा, उन सब पे बमबारी कर रहा। उन सब पे बमबारी करने से क्या होता है कि यहाँ मिडिल ईस्ट में जो है ना टेंशन बहुत बढ़ गया। अब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने से एक तो रास्ता रोक दिया, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया, तो ऑयल सप्लाई, यहाँ पे ऑयल का सप्लाई, यहाँ पे बहुत सारे ऑयल के फैक्ट्रीज थे, यूएई में बहुत सारे ऑयल के फैक्ट्री, उनको इम्पैक्ट हुआ। ये सारा इम्पैक्ट की वजह से हमारा क्या होता है कि ऑयल, हमारा ही सिर्फ नहीं, पूरा ग्लोबली जो है वो ऑयल का जो मेजर जो ट्रांसपोर्टेशन था वो डिसरप्ट हो गया। ठीक है, इसके वजह से ऑयल जो है वो बहुत जल्दी, मतलब 180 से 90, 100, 110, 115, अभी तो सुनने में आया 125 भी हो गया प्रति बैरल, मतलब $125 प्रति बैरल। तो ये ध्यान रखना। तो ये कारण है ऑयल का प्राइस बढ़ने का। टेंशन तो है, टेंशन की वजह से क्या किया इसने, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक की वजह से प्राइस बढ़ गया। ये सारा चीज जो है ऑयल प्राइस भागने का रीजन है। अब इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये देखो, ये सारा चीज आपको मैंने बता दिया, वॉर का बता दिया, उसके बाद मैंने आपको ऑयल का बता दिया। ये दोनों की वजह से क्या हुआ ना, अपना ग्लोबल मार्केट में भी पैनिक सेलिंग देखने को मिला। पैनिक सेलिंग देखने को मिला मतलब अपना जैसे कि एशियन मार्केट जो है, आज अपना एशियन मार्केट वो फॉल किया। ठीक है, एशियन मार्केट कैसे फॉल किया, तो एशियन मार्केट ने भी शार्पली फॉल किया, क्योंकि आज जो फॉल अपना इंडियन मार्केट में हुआ, उससे पिछला दिन जो है यूएस मार्केट और यूके मार्केट में फॉल हुआ था। ठीक है, तो अपना एशियन मार्केट भी फॉल हुआ इन रीजन के, कौन रीजन की वजह से, जो मैंने 2 पॉइंट अभी आपको बताया, तो इन दोनों की वजह से एशियन मार्केट में फॉल हुआ। एशियन मार्केट में फॉल हुआ तो उससे अपना इंडियन मार्केट कहीं अलग नहीं है। आज का डेट में देखो, यूएस मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, यूके मार्केट हो, ग्लोबली जितने भी मार्केट है ना, सब इंटरकनेक्टेड है। तो कोई एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा ही गिरेगा, मतलब एक चैन जैसा बना हुआ है। तो आज का, अभी के टाइम पे कोई भी मार्केट अलग नहीं है। आप यदि टोक्यो को ले लो, नैस्डैक को ले लो, फिर शंघाई को ले लो, कोई भी मार्केट, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा क्या है, हम लोग ट्रेड जो है ग्लोबली करते हैं। यहाँ का जापान कुछ बना के किसी को कुछ बेचता है, अमेरिका कुछ बना के कहीं का प्रोडक्ट किसी को कंजप्शन में भेजता है। तो ये देखो, ये पूरा हम लोग ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्फ्लेशन हुआ, कोई भी वॉर हुआ, या कोई भी ऐसा पैनिक सिचुएशन हो, मार्केट में अनसर्टिनिटी बढ़ता है, यदि अनसर्टिनिटी बढ़ता है तो सिर्फ एक कंट्री को इम्पैक्ट करेगा, वो ग्लोबली सब तरफ करेगा। क्योंकि FII जो है, हमारे जो बड़े पार्टी, जो बड़े इन्वेस्टर जो है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है, वो हर कंट्री में पैसा लगाता है। तो हर जगह पैसा तो वही है, पार्टी तो वही है, इंस्टीट्यूशन तो वही है, और ग्लोबल ट्रेड भी वही है। तो एक जगह इम्पैक्ट होगा तो दूसरी जगह इम्पैक्ट होना भी लाजमी है। ठीक है, तो अब देखो ग्लोबल मार्केट में क्या वीकनेस चल रहा है, तो एशियन मार्केट गिरा, यूएस मार्केट में
स्टॉक यूएस का स्टॉक मार्केट भी डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉर यूएस इजराइल ईरान में है, तो वहाँ के लोगों में भी फियर है कि वॉर बहुत ज़्यादा मत फैल जाए, बहुत ज़्यादा फैल जाए। जैसे एस्केलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है अभी, लाइक वॉर में स्पीड भी बढ़ने का बात हो रहा है कि बहुत तेज़ी से और बम्बार्डमेंट होगा। तो उसकी वजह से क्या है कि अमेरिका के लोगों को खुद लग रहा है कि वहाँ के इन्फ्लेशन जो है, वहाँ का महंगाई जो है वॉर की वजह से बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो यूएस का मार्केट भी इसके वजह से डाउन है। अब इन चीज़ों से जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अपना एक्सपोजर जो है अलग अलग कंट्री में कम करेंगे, 100% कम करेंगे। देखो मार्केट में जब भी अनसर्टिनिटी होता है ना, तो उस केस में जितने भी बड़े पार्टी हैं वो हम लोग की तरह या रिटेल ट्रेडर की तरह रिस्क लेके काम नहीं करते। उन्हें हर चीज़ मेजर करके चलना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा बड़े पार्टी ही मार्केट को मूव करते हैं और उनके पास पैसा बहुत रहता है। तो पैसा को वो यदि रिस्क को मेजर करके नहीं चलेंगे ना, तो फिर वो बड़े पार्टी मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो उनको बहुत सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, जब भी मार्केट में कुछ अनसर्टिनिटी होगा, ठीक है, सबसे पहले वो इक्विटी मार्केट से भागना शुरू करेंगे। और कहाँ जाएंगे वो गोल्ड में, ठीक है, या फिर सिल्वर में भागेंगे। ठीक है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है ना, गोल्ड ही एक ऐसा चीज है ना, ऐसा मेटल है जिसका खुद का वैल्यू है। ठीक है, वो किसी से डिराइव नहीं हुआ है और ये सेफ माना जाता है। किसी भी अनसर्टिनिटी में गोल्ड को एक सेफ एसेट माना जाता है। ये जो गोल्ड होता है वो अपना कौन सा होता है, ये एक सेफ एसेट होता है, सेफ एसेट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, तो इसमें पैसा कभी भी जब भी कहीं भी अनसर्टिनिटी हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे वो डेट मार्केट हो, पैसा वहां से उठ के गोल्ड में जाएगा सबसे पहले। और गोल्ड में जाने के बाद जैसे मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टिनिटी कम होता है, थोड़ा सा मार्केट में सिनारियो ठीक होने लगता है, तो पैसा वापस यहाँ पे इक्विटी मार्केट या डेट मार्केट में जाना शुरू कर देगा। क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, यहाँ रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। इन चीज़ों से फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनको रिस्क जो है मेजर करके लेना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे वॉर का सिचुएशन हो गया, एस्केलेशन हो गया, क्रूड ऑयल का प्राइस भाग रहा है, शार्प सेलिंग आ रही है, इंट्राडे में स्टॉक में पैनिक सेलिंग आ रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा को, अपने एक्सपोजर को, अलग अलग कंट्री में जो एक्सपोजर है उसको कम कर रहे हैं। सेम वही चीज इंडियन मार्केट में भी जो फॉरेन इन्वेस्टर का एक्सपोजर है उसको वो कम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अपना जो डॉलर के अगेंस्ट जो रुपया है वो वीक कर रहा है। अभी आपने सुना होगा कि पहले जो डॉलर था 90 रुपए का था। ठीक है, एक डॉलर के अगेंस्ट में 90 रुपए हमें देने पड़ते थे। अब क्या है कि आज पहली बार जो डॉलर जो है वो 92.30 हो गया। मतलब एक डॉलर के अगेंस्ट में अब हमें 92 रुपया देना पड़ेगा। तो 90 रुपए से 92 रुपए में मतलब 2.30 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अब जब डॉलर रिकॉर्ड लो पे चला गया, जैसे डॉलर बोल रहा हूँ, सॉरी, इंडियन रुपये रिकॉर्ड लो पे चला गया, तो उससे क्या होगा, हमें जैसे ऑयल, सपोज करो ऑयल है, ऑयल खरीदना हमें महंगा हो जाएगा। क्योंकि सपोज करो कि हम $1 का ऑयल खरीदते हैं, $1 का ऑयल खरीदते हैं, तो पहले हम 90 रुपये दे रहे थे, अब हमें ऑयल खरीदने के लिए 92 रुपये देना पड़ेगा, 92 रुपये 30 पैसा, मतलब 2 रुपये 30 पैसा हमें ज़्यादा देना पड़ा। ऐसे आप देखोगे तो छोटा लग रहा है, बट उसको आप करोड़ों रुपये में कन्वर्ट करो। जैसे $1 करोड़ हमें $1 करोड़ हमें देना पड़े, पहले तो 90 करोड़ देना पड़ता था, 90 करोड़ रुपया देना पड़ता था। अब क्या है कि 92 करोड़ रुपये, मतलब 2.3 करोड़ रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। इससे क्या हो गया कि हम जो खरीद के लाते, पहले हमें कुछ सामान खरीदने के लिए 90 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें 92 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो हमें जो सामान खरीद के लाना पड़ रहा है उसमें 2 रुपये तो ऐसे ही महंगा हो गया। जब हम सामान महंगा खरीद के ला रहे हैं तो हम मार्केट में सप्लाई भी तो महंगा करेंगे, मार्केट में मेरा सप्लाई भी तो महंगा होगा। हम नहीं करेंगे, मतलब जो भी ला रहे हैं वो सप्लाई भी तो महंगा करेंगे। तो मार्केट में क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन जो है राइज कर जाएगा, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होने लगेगा। ऑयल ले लो या कोई भी और भी प्रोडक्ट ले लो, तो इन सब चीज़ों को देख के जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वही मार्केट को मूव करते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं। तो जब रुपी तो एक अलग इम्पैक्ट दे रहा है, एक तरह से वॉर चल ही रहा है, ऑयल का प्राइस हाई भाग ही रहा है, ऑयल का प्राइस जो है, उसके साथ साथ रुपी भी जो है ये एक मार्केट में कॉशियस सिनारियो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा सतर्क हो गए हैं। अब अगला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चारों पॉइंट अपने हम लोग ने डिस्कस किया है, इसमें पांचवा जो हमारा फैक्टर आता है वो आता है मार्केट वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि अपना इंडिया में क्या है, इंडिया विक्स के नाम से है। बेसिकली जो फियर इंडेक्स होता है उसको हम लोग इंडिया विक्स बोलते हैं। ठीक है, जब भी इंडिया विक्स मार्केट में ऐसा सिनारियो हो जाता है, मार्केट में जैसे मैंने आपको क्या क्या अभी तक बताया, मैंने आपको बताया कि वॉर चल रहा है, ऑयल का प्राइस जो है वो स्पाइक कर रहा है, एस्केलेशन स्पाइक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट जो है वो भी अनसर्टेन हो गया है, कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है।
उसके बाद जो है अपना रुपी जो है वो वीक हो रहा है, ये सारा चीज जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे 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 इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उन सब चीजों की वजह से अपना जो मार्केट का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसको हम लोग इंडिया विक्स बोलते हैं या फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, वो शार्पली जो है ना मार्केट में भी बढ़ गया। अपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि अपना इंडिया विक्स जो है 20 से 25 के रेंज में चला गया। आज ही शायद मैंने देख रहा था, वो करीब 24 प्लस इंडिया विक्स जो था आज के डेट में वो 24 प्लस था, मतलब 24 के अराउंड इंडिया विक्स था। तो इंडिया विक्स सपोज करो किसी दिन किसी समय 9-10 रहता है, वो अचानक से 20-25 चला गया, कुछ तो इम्पैक्ट है, मतलब कुछ तो बता रहा है ना मार्केट में कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली इंडिया विक्स जो होता है, विक्स स्पाइक करने का मतलब होता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गया है, मार्केट में फियर बढ़ गया है, मार्केट में पैनिक बढ़ गया है। इससे क्या होगा, तो कभी भी मार्केट में जो है ना, कभी भी शार्प रिकवरी आ जाएगा और कभी भी शार्प क्रैश आ जाएगा, जैसा कि आज हमें देखने को मिला। मैं जो चार पिछला पॉइंट बताया, वॉर बताया, ऑयल बताया, रुपी बताया, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बताया, फिर इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे पॉइंट है, इससे क्या हुआ कि विक्स जो है स्पाइक किया, विक्स स्पाइक किया तो मार्केट क्या हुआ, सडन आपने देखा होगा कि मार्केट में एक सडन क्रैश देखने को हमें मिला। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हायर विक्स जब हायर हो जाता है तो क्या इंडिकेट करता है, तो कि अनसर्टेनिटी और पैनिक इन्वेस्टर में बढ़ जाता है। जब भी विक्स इंक्रीज करेगा, मार्केट जो है वो मोर वोलेटाइल हो जाएगा, कभी भी भागने जाना, कभी भी रिकवरी ले लेना, कभी भी क्रैश कर जाना, कुछ भी सर्टेन नहीं रहेगा, अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। उस समय ट्रेडर को क्या करना होता है, बेसिकली ट्रेडर जो है ना उस समय कॉशियस हो जाते हैं, वो हाई रिस्क इन्वायरमेंट बोला जाता है। यार देखो, जब कोविड आया था उस समय भी अपना इंडिया विक्स जो है ना वो 30 प्लस चला गया था। और जैसा कि रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, कोई भी ऐसा क्राइसिस देख लो, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस देख लो, या कोई भी ऐसा इम्पैक्ट देख लो जो ग्लोबली इम्पैक्ट हो, ग्लोबल ट्रेड में हो, जब भी मार्केट में कोई डर बढ़ जाता है, जैसे हमारे अंदर या किसी भी एक एज ए इंडिविजुअल बात करो, जब डर बढ़ जाता है तो किसी को पैनिक होता है, तो क्या होता है, किसी को पसीने आने लगते हैं या किसी को कोई और सिनारियो होने लगता है। तो जब भी मार्केट में पैनिक आता है तो वो विक्स के थ्रू हमें पता चलता है कि मार्केट में अभी डर का माहौल है, कि मार्केट में अभी शांति का माहौल है, लालच का माहौल है। तो बेसिकली जो फियर इंडेक्स होता है उससे हमको पता चलता था। अभी हम लोग का जो फियर इंडेक्स चल रहा है वो 20 से 25 के बीच में चल रहा है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे अनसर्टेनिटी, इतने सारे जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो हायर विक्स डेट मीन हायर फियर, और हायर फियर होगा डेट मीन हायर वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ेगा। तो मैंने अभी तक आपको 5 पॉइंट बताए हैं, एक वार बता दिया, ऑयल बता दिया, रुपी बता दिया, ग्लोबल बता दिया, और इन सब के कारण विक्स का सीन बता दिया। तो आज का जो मार्केट का फॉल था ना, जो मैंने बोला कि 600 प्लस मार्केट में जो फॉल किया है निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है वो 2200 प्लस फॉल किया, करीब 4% के अराउंड फॉल किया था। ये सारा फॉल जो है वो ग्लोबल मार्केट के ये सारे सिनारियो के वजह से इंडिया विक्स में मूवमेंट हुआ। और उसके बाद से जितने भी बड़े इन्वेस्टर, देखो मार्केट को कौन मूव करते हैं, वो बड़े पार्टी मूव करते हैं, जितने भी फॉरेन में, वो अपने पैसे को, वो हमसे ज़्यादा रिस्क को ऑब्जर्व करते हैं, हमसे ज़्यादा वो ग्लोबली सिनेरियो को समझ सकते हैं, उनके पास सिस्टम ज़्यादा है, तो वो अपने पैसे को इक्विटी से निकाल के अब दूसरे जगह मूव करेंगे। इसीलिए हमें शार्प सेलिंग भी देखने को मिला। दैट मीन ओवरऑल हम लोग ये कहें कि बहुत सारे सिनारियो जिससे अनसर्टिनिटी अराइज हुई है, तो हमें मार्केट में एक पैनिक सेलिंग देखने को आज मिला। ये सारा चीज़ हमें इस सिनारियो के वजह से, मतलब इस माहौल के वजह से देखने को मिला। सबसे बड़ा ऑयल और वॉर है, ये चीज़ को ध्यान रखना आप। अब बात आता है कि इस सिनारियो में, मतलब इस अभी जो मार्केट का कंडीशन है, इसमें हमें क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हमें क्या करना चाहिए, या जो अभी तक मार्केट में बहुत सारे पैसे लगा के बैठे हुए हैं, मतलब लाइक जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो पैसे जो लगा के बैठे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, या अभी तो मार्केट क्रैश कर रहा है, अभी मार्केट नीचे आ रहा है, तो जो नए इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है, सबके अंदर अराइज होता है कि व्हाट शुड इन्वेस्टर डू नाउ, अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अब इसमें 3-4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये कोई एडवाइस नहीं है, आप लोग अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेना, ये आपका डिसीजन है, बट मैं अभी बताता हूँ क्या क्या सिनारियो ऑब्जर्व लाइक क्रिएट होकर, मतलब हमारे सामने आ सकता है। पहला कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, जो पैसे अभी तक मतलब मार्केट में लगा के रखे हुए हैं, उनका व्यू क्या था, उनका व्यू था कि मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो आपका व्यू तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म है, तो जब आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो सिंपल सा इस सिनेरियो में क्या करो, अपने ऐप को बंद करके साइड में रख दो, ठीक है।
यदि आपके पास जो पैसा था आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो आप अपने ऐप को साइड में रख दो और चुपचाप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो। मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि देखो, आदमी हो चाहे मार्केट हो, कभी भी कोई भी मार्केट देख लो, डॉट कॉम बबल आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, कोविड का क्राइसिस आया, मार्केट शार्पली डाउन गया, मतलब फॉल किया, बट इवेंचुअली क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे ऑल टाइम हाई ही लगाया। तो मार्केट आज भी क्रैश करेगा इस लड़ाई में, या कोई भी ऐसा लड़ाई लग जाता है, कोई भी ऐसा इम्पैक्ट हो जाता है, अनसर्टेनिटी हो जाता है, तो उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना ही है। ठीक है, तो आप तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको इसमें क्या करना, आपको चुपचाप शांति से बैठ जाना। आपने इन पैसा को इन्वेस्ट कर दिया तो चुपचाप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो, मार्केट को देखने का जरूरत नहीं है, जो हो रहा होने दो। लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा बात आता है कि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो कि इन्वेस्ट तो कर चुके हैं कुछ पैसा, बट कुछ पैसा अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखो, मेरा उसमें उस सिनारियो में क्या सिनारियो होता है कि जैसे सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास पहले से थे, आपने उसमें 1 लाख रुपए में से 50,000 डिपॉजिट कर, मतलब इन्वेस्ट कर दिया था, बचा 50,000। तो आप उस 50,000 को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, कुछ 5%, 10% अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, और उस पैसों को ना जैसे जैसे डिप मिले वैसे वैसे डालना। सपोज करो यहाँ जैसे अभी एक डिप मिला तो हम इसमें 15% या 10% का अपना कैपिटल डाल दिए, ठीक है, जो डालना चाहते हैं। उसके बाद एक और डिप आया, सपोज करो उसमें भी हम 15% अपना कैपिटल डाल दिए, ठीक है। सपोज करो कि आपका किस्मत अच्छा, आपने तीसरा डिप भी देख लिया, मार्केट यहाँ से 20,000 तक आ गया, किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो सपोज करो कि मार्केट जो है 20,000 तक आ गया, तो आप इस डिप में भी पैसा डाल दिए। आपने अभी तक 15% टोटल आपने कितना डाला, 45% डाल लिया। किसका, 50,000 का 45% आपने इसमें डाल दिया। और जो बचा हुआ पैसा है वो जब मार्केट रिकवरी करे ना, उस समय डाल देना। तो आपने ऑलरेडी 50,000 डाला था, अब जब मार्केट नीचे आ गया तो थोड़ा सा लोअर रेट पे आपको और पैसा मिला, और मतलब लोअर रेट पे भी आपको मार्केट में खरीदारी करने का मौका मिला, तो आपने एवरेज, मतलब एक तरफ से वो आपका एवरेज हो जाएगा। तो जो यहाँ प्राइस था, जो आपने डाउन होते हुए खरीदा फिर अप होते हुए खरीदा, तो एक अच्छा आपको प्राइस का रेंज मिल जाएगा, और उसके बाद अपना फिर राइड करो, जो भी मार्केट में रिकवरी आएगा उसको राइड करो। तो ये सिनारियो हो गया किसका, दूसरे वाले का, जो दूसरा मैंने बताया कि जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो है, बट अभी कुछ पैसा डाले थे, कुछ पैसा डालना बाकी है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मार्केट में वो लोग क्या करें, वो रिटेल इन्वेस्टर क्या करें जो इन्वेस्ट करना चाहते थे, इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो देखो भाई, आपको अभी मार्केट में कॉशियस होकर काम करना है। यदि आपके पास, सपोज करो कि आपके पास यदि 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अभी आप क्या करो कि सेम वही सेम आपको भी करना होगा। 20% डाल दिए, एक और डिप आया उसमें भी 20% डाल दिए, या अपने हिसाब से 10% डाल दिया, 15% डाल दिया, या जो आपका सुटेबिलिटी हो। कहने का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है तो थोड़ा 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 करके हम पैसा डालेंगे, ठीक है। आपने 1-2 डिप 3 डिप में कुछ कुछ पैसा डाल दो, फिर मार्केट रिकवर करेगा तो उसमें कुछ पैसा डाल दो, फिर आप देखोगे कि आपका प्राइस रेंज जो है ना, एक अच्छा प्राइस रेंज आपको मिल चुका होगा, और आप भी अपना जब मार्केट रिकवरी करेगा तो ग्रो, मतलब आपका भी पोर्टफोलियो ग्रीन में हो जाएगा। ये किसके लिए है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। और अब बात आता है चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा बात आता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या करे या ट्रेडर क्या करे। देखो भाई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है ना, अभी थोड़ा सा मार्केट से दूर रहो, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को कहाँ रहना है, अभी मार्केट से दूर रहना है। कहाँ से, मार्केट से दूर रहना है। और जो ट्रेडर है ना, ट्रेडर हैं, उन ट्रेडर को सिर्फ अभी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में काम करना है। बीटीएसटी, ठीक है, ये एसटीबीटी अभी मार्केट में करने का कोई जरूरत नहीं है, ये गलत है। इसको करोगे अभी आप तो मार्केट में फंस जाओगे। इसीलिए नो बीटीएसटी। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप थोड़ा सा मार्केट से दूर रहो, इंट्राडे पे फोकस करो। इंट्राडे में भी कैसे, स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल साइज, मतलब छोटे क्वांटिटी में छोटा पैसा, और आपको प्रॉपर एसएल के साथ काम करना है, ठीक है। अदरवाइज यदि आपको इंट्राडे से आपका इंट्राडे सूट नहीं करता है तो मार्केट से आप बिल्कुल अभी दूर रहो। अभी क्या कर सकते हो, अभी आप सबसे देखो यार, एक चीज और बता देता हूँ, कैश में बैठना, मतलब कैश में यदि आपका पोजीशन अभी कैश में, कैश कहने का मतलब यदि आपके पास पैसा कैश में है ना, तो कैश में होना भी जो है ना, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। याद रखना, कैश में होना भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। जब मार्केट रिकवरी देगा ना, जब मार्केट में रिकवरी आना शुरू होगा, तो आप उस जगह पे अपना पोजीशन शॉर्ट टर्म में बना सकते हो और अच्छा मूव ले सकते हो।
अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसमें कूदने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यदि आप शॉर्ट टर्म में इंट्राडे नहीं करते हो, मतलब लाइक आप ट्रेडर नहीं हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म वाला स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो थोड़ा सा भी कॉशियस हो जाओ और मार्केट में लर्निंग स्टार्ट करो। फोकस करो किस पे? लर्निंग पे। चार्ट को रीड करो, चार्ट रीड करो, अपने पोजीशन को एनालाइज करो, जियोपॉलिटिक टेंशन जो चल रहा है उसको एनालाइज करो। मतलब कहने का मतलब है कि अभी आपको कॉशियस रहना है और सारे चीज़ों को एनालाइज करना है, फालतू को कूदना नहीं है, ठीक है। ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो वही सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है कि आपको काम रहना है, और पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल मत करना। मार्केट इवेंचुअली अभी गिरेगा तो वापस जाएगा, सेलिंग बिल्कुल मत करना। यदि आप स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आप उसको थोड़ा सा आप देख सकते हो कुछ पोजीशन। आप ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपके पास यदि 1 लाख रुपए होगा तो आपने डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो बनाया होगा। डैट मीन कहने का मतलब है पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं डाले होंगे। यदि आप एक स्टॉक में डाले होंगे तो भाई उसका तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने 1 लाख रुपए को अलग अलग 10-15 स्टॉक में, या जो आपके अकॉर्डिंग आपके ट्रेडिंग को सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आपने पैसा डाल कर रखा होगा। उसमें क्या है कि कुछ पोजीशन आप कट भी कर सकते हो जो आपको मिनिमम लॉस वगैरह दे रहा हो, तो उसको आप लोग वैसे बचा सकते हो। डेट मीन कहने का मतलब क्या है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। नहीं किया हुआ है तो आगे से करना शुरू कर देना, और अभी पैनिक में सेल मत कर देना। कोई भी पैनिक में, मान लेते हैं आपने एक ही या 2 स्टॉक लिया हुआ और पैनिक में हो गए कि 10% लॉस है, 20% लॉस है, तो उसको बेच के निकल गया, तो भाई पैनिक में सेल मत करना, ठीक है। वेट करो मार्केट का। दूसरा, जो नए इन्वेस्टर, जो मैंने बताया, जितने भी नए इन्वेस्टर जो पैसा डालना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पैसा डालो। अब पैसा कैसे डालो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पैसा कैसे डालना है आपको? पैसा डालना है क्वालिटी स्टॉक में डालना है, जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो उसमें डालना है। अब आपको इन चीज़ों को यदि सीखना है, क्वालिटी स्टॉक कैसे निकाले, फंडामेंटल स्टॉक कैसे निकाले, आप मुझे क्या करो, आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं बहुत जल्दी इस पर फंडामेंटल एनालिसिस का एक फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो सीरीज चालू करने वाला हूँ, वहाँ से आप सीख लेना। या यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग लाइक टीचर हैं या इन्फ्लुएंसर बोल लो जो फंडामेंटल एनालिसिस बताएं, तो वहाँ से आप सीखो। स्टॉक को कैसे फिल्टर करते हैं वो भी सीखो वहाँ से, ठीक है। कैश पे बैठो, वो ज़्यादा बेटर है। लोअर लेवल पर बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करो, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। पैनिक में कोई भी सेलिंग मत कर देना, हम ये बता दे रहे हैं। पैनिक में सेलिंग करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। इसीलिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक को फिल्टर करो, अट्रैक्टिव। मतलब इस अभी के सिनेरियो में क्या करना है? अभी के सिनेरियो में सबसे बेस्ट है लर्निंग पे फोकस, उसके बाद क्वालिटी स्टॉक ढूंढने पे फोकस, फंडामेंटल स्टडी करने पे फोकस, और अपने कैश को प्रॉपर मैनेज करने का फोकस। ये 4 चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ये चारों चीज़ आप करोगे तो आप अच्छा ट्रेडिंग में करियर भी बना सकते हो और अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अगला हम लोग डिस्कस जो अभी तक किए हैं, आई होप कि आप सबको ये चीज़ समझ आया होगा कि मार्केट में अभी अनसर्टिनिटी का माहौल है, जिसके वजह से एफआई का जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका आउटफ्लो चालू हो चुका है। अपना रुपी जो है वीक हो रहा है, और जो वॉर टेंशन बताया, ऑयल का प्राइस का ड्रास्टिकली इंक्रीज होना बताया, और जैसे रुपी वीक हो रहा है, ये सारा चीज़ बताया। तो ये सारे चीज़ जो है वॉलेटिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज और अपना इंडियन मार्केट में हो रहा है, जिसका जो कि है एक कंसर्न का बात, ठीक है। इसके वजह से ही ये जो है आउटफ्लो चालू है। तो अभी आपको क्या करना है? काम रहो, डाइवर्सिफाई करो, फोकस क्वालिटी स्टॉक पे करना है, ठीक है। और हम लोगों ने इस वीडियो से और क्या सीखा? तो हमको कॉशियस होकर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ना कि पैनिक होके सेलिंग करना है। सेलिंग जो है ना वो करना पाप है, याद रखिएगा। सेलिंग करना इस मार्केट में पाप है। कैश पे रेडी रहो, जहां डिप मिले, जहां एडवांटेज मिले उस पर बाय करो। और लॉन्ग टर्म, ऐसे सिनेरियो में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचा करना। जो 1 वीक, 15 डेज, वो 30 डेज का जो स्विंग ट्रेडर थे ना, इनको थोड़ा सा अभी ध्यान रखना है, ठीक है। या तो आप फिर ट्रेडिंग कर लो, या तो आप लर्निंग कर लो, या तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में चले जाओ, ठीक है। फालतू का कूदने का जरूरत नहीं है। इस स्टॉक से निकल के इस स्टॉक में यहाँ लॉस हो रहा तो यहाँ से निकल के यहाँ चलेगा, ये सब काम मत करना, इससे आपको नुकसान होगा। और एक चीज़, यदि आप अभी तक इस वीडियो में बने हो तो आई होप कि या तो आप सीखने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या तो आप अपने आप को और बेहतर करना चाहते हो ट्रेडिंग में। तो आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। और अपने इस वीडियो को जो है अभी तक यदि पसंद आया होगा, जितना मैंने आपको बताया है, जितना एनालिसिस मैंने आपको दिया है, यदि ये समझ आ रहा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और यदि अच्छा लगे तभी लाइक करना, अदरवाइज लाइक आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट सब्सक्राइब कर लेना। आपको और भी जो है ना ऐसे डीप एनालिसिस वाले वीडियो मिलेंगे। कौन कौन से वीडियो मिलेंगे आपको? डीप एनालिसिस वाले वीडियो मिलेंगे आपको, स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो मिलेगा आपको, स्क्रीनर का वीडियो मिलेगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो कि एक मेरा कोशिश रहेगा कि आपको एक बेटर ट्रेडर बना सके, या फिर जो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं उनको बहुत सारे टर्म समझना है, वो सारे चीज़ों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और मार्केट का डीप एनालिसिस या सेक्टर का एनालिसिस, ठीक है, ये यदि आप चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर करोगे, और अपने दोस्तों में ये वीडियो को यदि अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, तो शेयर भी कर देना, सो डैट कि और भी लोगों को इसमें हेल्पफुल हो जाए। चलो फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।